that goes to स्वामी साहित्यानंद सर। और बिहार के एक बड़े हिस्टोरियन थे एंशियंट इंडिया के, आप लोग जानते होंगे उनको, आर एस शर्मा। वो कहा करते थे जब सोवियत संघ है, जब सोशलिस्ट कंट्री था, उन लोगों के अनुसार आफ्टर महात्मा गांधी बिगेस्ट मास लीडर वाज नॉट नेहरू, नॉट अंबेडकर, नॉट स्वामी साहित्यानंद। ये सब इतना बड़ा नेहरू अंबेडकर का इतना बड़ा योगदान है, स्वामी साहित्यानंद से बोलेंगे। भारत एक किसान देश है, खेतीहर देश है, एग्रीकल्चर कंट्री है। तो जहां महात्मा गांधी ने जिस लड़ाई को छोड़ा उसको आगे बढ़ाया। और जिस टू नेशन थियरी को हम लोग उसमें जिन्ना को दोष दिया जाता है, उसको उसका सबसे पहला प्रोपोनेंट आदमी था वीर सावरकर, जो कहा कि टू नेशन थियरी उसके पितृभूमि फादरलैंड और होली लैंड के कॉन्सेप्ट के आधार पर ये पढ़ाया गया। और देखिए आरएसएस का अब इतना लिटरेचर आ गया है, इन लोगों का क्या आइडिया था? पूरे इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कहीं कोई योगदान नहीं। अंत में क्या इन लोगों की प्लानिंग थी? महात्मा गांधी को मारना, नेहरू को मारना और स्टेट पावर को कब्जा करना। ये तो सौभाग्य देखिए कि भारत का, ये महात्मा गांधी की हत्या हुई और ऐसा पूरे देश में माहौल बना कि उसने आरएसएस को फिर लगभग अगले 40 साल तक। और ये जिसको वीर सावरकर के बारे में ये लोग बात करते, सरदार पटेल जो हम लोगों का होम मिनिस्ट्री था, उसका ये बयान है, इट वाज द fanatical wing directly under Savarkar that hatched conspiracy to saw it through। उसने सीधे ब्लेम किया सावरकर को। लेकिन उसके बाद भी ये जिसको कि सरदार पटेल को ये लोग भी बहुत मानते हैं। तो आज आप देखिए कि इसको कैसे डिस्टॉर्ट करके इस पूरी हिस्ट्री को, और सावरकर को बाद में जेल कपूर कमीशन बना, जीवनलाल कपूर जो महात्मा गांधी की हत्या को लेकर, उसने 1966 में स्क्वायरली ब्लेम किया सावरकर को भी साथी की वजह से हत्या। और बहुत बड़े भगत सिंह के साथी एक क्रांतिकारी थे, पता नहीं, बहुत दिलचस्प संस्मरण है यशपाल का, हिंदी के लोग जानते होंगे, झूठा सचिन का उसका। उसको एक बार सावरकर ने बुलाया और एक पिस्तौल बोला कि ये बंदूक है, इसको तुम जिन्ना को मार देना, जिन्ना को मार देंगे तो ये मुस्लिम। तो बोला वो बहुत अच्छा सावरकर को, जब लोग क्रिमिनल है, जब तुमने बंदूक दिया और जाके ये मार दी। तो छोटा सा कार्यकर्ता यशपाल, उसको ये बात समझ में आ रही थी। और इसलिए ये हम लोग की भारत की ये दिक्कत है कि इस पूरे गैंग को जितना स्मैश कर देना चाहिए था आज़ादी के बाद, महात्मा गांधी की हत्या के बाद, उसको हम लोग नहीं कर पाए। ये एक बहुत बड़ी ये कमी रही भारत। दोस्तों ऐसे ही आप देखिए कि अभी जैसे 2014 से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का ये उभार आया पूरे भारत में, खास करके हिंदी बेल्ट को उनको जितना सपोर्ट मिल रहा है और अभी पावर में है, ये इनका भाजपा का और आरएसएस का सत्ता में आना, इस पूरे आजादी के जिन लोगों ने शहादत दी, जो ख्वाब देखा, जो स्वप्न देखा, उसको सबको मटियामेट करना, ये बहुत दुर्भाग्य है भारत का इस तरह की चीज सत्ता में चल रही। हमको याद है कि जब मोदी आ रहे थे पावर में, तो जो नोबेल प्राइज विनर है वहाँ, नोबेल प्राइज ज्ञानपीठ सम्मान का कर्नाटक के संस्कार जिनका नोबेल है, उन्होंने बयान दिया कि अगर मोदी आएगा तो हम देश छोड़ देंगे। सारे मीडिया में लगा कि जैसे कि ये देखो देशद्रोही है, देश छोड़ने की बात करता है, और जितना कलंकित किया गया। बात मुझे याद है कि स्ट्राइकिंगली पैरेलल है जैसे ब्रेख्ट के बारे में। ब्रेख्ट एक बार जर्मनी में कॉफी हाउस में बैठा हुआ था, तो अचानक उसका वेटर आया, और वेटर आके बोलता है कि राइक्सटैग में आग लगा दी। राइक्सटैग वहां के पार्लियामेंट को कहते हैं। तो जैसे ही उसने कहा कि राइक्सटैग में आग लगा दीजिए, उसी दिन उसी कॉफी हाउस से हुआ और वहां से जर्मनी छोड़ के चला गया। तो लोग कहता था कि नहीं, भगोड़ा है, देश में नहीं रहा, भागता रहा, और जितने लोग रहे छोड़ के सब भाग गए। वो भागा वहां से चेकोस्लोवाकिया में खदेड़ा गया, फिर फ्रांस गया, फिर उसके बाद अमेरिका गया। और यही जो बीजेपी आरएसएस कैंपेन करती है ब्रेख्ट के खिलाफ, तो ब्रेख्ट ने बहुत अच्छी कविता लिखी कि
मेरे बारे में सोचना थोड़ी रियायत के साथ। ये कैसी कविता है कि आदमी जिसको अपना देश छोड़कर युवा रणनीति मूर्ति जब बात आई तो हम ये बात कहा करते थे कि मेरे बारे में सोचना तो थोड़ी रियायत के साथ। कैसे अंधेरे जमाने से जूतों से ज्यादा देश बदले, खाना खाया युद्ध के मैदानों में और नींद पूरी की हथियारों के बीच। मेरे बारे में सोचना तो थोड़ी रियायत के साथ। जितने ये फासिस्ट आए, जैसे आप देखिए हम लोग का इन लोगों का युवा रणनीति का जो आशंका थी कलबुर्गी की हत्या हुई, पानसारे को मारा गया, उसके बाद गौरी लंकेश की हत्या हुई, और ऐसे ये तो न्यूमरस कार्यकर्ताओं के नीचे मॉब लिंचिंग हुई। इस तरह के ये जो लेखक कलाकार या इस तरह के जो लिटरेरी या आर्ट वर्ल्ड के लोग, उन्होंने सबसे पहले इसको पकड़ा था। और जो बात मैं आपको कह रहा हूँ कि महात्मा गांधी की हत्या की बात भी पहले कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर कार्यानंद शर्मा ने, जो स्वामी साधनानंद सरस्वती जी, बोला कि 6 महीना बोले कि ये लोग महात्मा गांधी की हत्या करने जा रहे। और पटना में हम लोग ये उस वक्त M.K. सिन्हा होम उसका डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी था, पटना में उसका भाषण रोज आती थी खबर महात्मा गांधी की हत्या की कोशिश की जा रही। लेकिन हमारी होम मिनिस्ट्री ने भी जो मतलब सरदार पटेल जी के हाथ में था, उसने उस पर काम जिसको करना चाहिए था नहीं किया। वरना क्योंकि 10 दिन पहले उनको बम मारा, तो चूंकि पटेल बड़े नेता थे, उस पर बहुत सवाल नहीं उठाता। लेकिन आप लोगों को ताज्जुब होगा कि सरदार पटेल के खिलाफ एक कविता लिखी बाबा नागार्जुन ने, और सीधे स्क्वायरली ब्लेम किया महात्मा गांधी को लेकर हत्या को लेकर। और वो कविता क्या है कि क्या करते थे दिल्ली में बैठे पटेल सरदार, जिसके घर में कोई घुस के साधु को दे मार, उस गृहपति को धिक्कार। बहुत ही सटल वे में ये बात है। मतलब ये लोग आलोचना कर सकते हैं। सरदार पटेल पर इतना बड़ा ब्लेम लगाया गया, जयप्रकाश नारायण ने लगाया, इतने बड़े लीडर थे। क्या क्या कर रहे थे आप? गृह मंत्रालय थे, रोज खबर आती थी कि महात्मा गांधी की हत्या होगी, और आप लोग क्या कर रहे थे बैठ के? लेकिन एक इस तरह का आलोचना और समालोचना का ऐसा माहौल था जिसमें ये सब बातें की जा सकती थी। और आप देखिए कि अभी जिस तरीके से फासिस्ट लोग आके यहाँ पर इस तरह का काम कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़रूरी है कि युवाओं का ये लोग आए, उठ के खड़े हों, उसके खिलाफ लगातार एक माहौल बनाए। वरना चूँकि स्टेट पावर उनके हाथ में, वैसे बहुत ज़्यादा इनका बीजेपी RSS हिटलर मात्र 12 साल का, मुसोलिनी भी उसका लगभग 12 साल 15 साल का ही एक वक्फा रहता है, एक ड्यूरेशन रहता है, लेकिन डैमेज उसको बहुत लंबा करता है। ये बात जो है RSS के लिए बहुत, और उसको सबसे काउंटर सबसे अच्छे तरीके से कर सकता है तो वो है लेफ्ट पार्टी। और वो इसलिए कर सकता है क्योंकि फासिज्म जो है उसकी समझ, आइडियोलॉजिकल जो उसकी समझ है, वो लेफ्ट छोड़ के बाकी पार्टियों के पास, या बाकी आइडियोलॉजिकल करंट पार्टी में कहा जाए, आइडियोलॉजिकल करंट के पास उतनी नहीं है जितनी लेफ्ट है। क्या है? जैसे की चर्चा की, और आप लोगों ने जो थोड़ा फ्रैंकफर्ट स्कूल का नाम सुना हो, जो एकेडमिक मार्क्सिज्म की बात, तो 1920 में उनका हॉर्खहाइमर था, बहुत अच्छी बात होता था फासिज्म के बारे में। भाई लड़िएगा कैसे? तो कहता था कि अगर आप पूंजीवाद के बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है तो आपसे फांसीवाद की बात करने का कोई मतलब नहीं। बेसिक चीज है कैपिटलिज्म, और ये एक ऐसी चीज है जिसमें जितने विचारधारात्मक, जितने आइडियोलॉजिकल करेक्ट है, सबके पैर डगमगा लेना। जैसे भारत में हम लोग कहते हैं ना, अगर अंबानी हटाने के बारे में अगर आप बात करने के लिए तैयार नहीं है तो भाजपा को सत्ता से हटाने की बात करने का कोई मतलब नहीं। एक बात होती है कि नहीं, सांप्रदायिकता एक इशू है, वो बहुत अच्छा है कम्युनलिज्म को लेकर, लेकिन कम्युनलिज्म का सोशल बेस कौन है, मटेरियल बेसिस कौन है? जैसे हम लोग जिनको कहते हैं ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणवाद कैसे 10 साल के भीतर ब्राह्मणवाद को खत्म किया जा सकता था, किया जा सकता है अगर उसको पूंजीवाद का मटेरियल सपोर्ट ना रहे। आप चले जाइए 5वीं 6वीं 7वीं से, अगर सामंतवाद का, फ्यूडलिज्म का उसको अगर सपोर्ट नहीं रहता, बैकिंग नहीं रहता, तो ब्राह्मणवाद इतने दिन तक। इसलिए अम्बेडकर ने जो पहली पार्टी बनाई अपनी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, उसका झंडा नीला नहीं था, लाल था। आइए उसमें 2 दुश्मन चिन्हित किए,
ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि ब्राह्मणवाद पर जोर दिया गया, वो सही था, लेकिन पूंजीवाद के बारे में इसमें जितने अभी दलित जितने हमारे बिहार के चिराग पासवान हैं या मायावती है, कैपिटलिज्म के बारे में सब चुप रहे, उसके बारे में कोई, तो जब तक कैपिटलिज्म पर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि सारी बर्बरता वहीं से आती है। इसमें ग्रेग बहुत अच्छी बात करता है कि बर्बरता का जन्म आदमी के, हम कहते हैं आदमी बर्बर हो गया, वी हैव बिकम अ बारबारस सोसाइटी, अ मॉब लिंचर्स, इस तरह की बात नहीं। बर्बरता का जन्म वो कहते थे व्यापारिक समझौते से, उस पर अटैक करना चाहिए। और ये इसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया टीचिंग्स का अम्बेडकर का। और आप देखिए कि अम्बेडकर की, पता नहीं आप लोगों को किताब याद है, हु वेयर शुक्राज, 1946 की किताब है वो। इसमें बताया कि शूद्र जो लोग थे वो पहले क्षत्रिय हुआ, और महाभारत में पैजवन राजा है, उसकी कहानी की ब्राह्मणों ने, क्योंकि शूद्र लोग गाय का मांस खाते थे, क्षत्रिय लोग गाय का मांस खाते थे, तो उन लोगों ने शूद्र का दर्जा दिया। और गांव के आप देखिए कि ग्रामीण जो संरचना उसमें दक्षिण साइड में, साउथ में उनको कि नहीं, क्योंकि ये लोग गाय का मांस खाने वाले। तो अम्बेडकर का लॉजिक ये था कि शूद्र पहले क्षत्रिय थे, ये ब्राह्मणों ने आके शूद्रों को क्षत्रिय तक पहुंचाया। आरएसएस ने अम्बेडकर के ठीक इसी लॉजिक को उठाया। क्या पता यूपी के चुनाव में आपको याद होगा 2000 पहली बार जब योगी जीत गया तो क्या दलितों के बीच प्रचार किया गया, जो चमार लोग हैं, वाल्मीकि लोग हैं, अरे तूने तो वाल्मीकि की रचना की, तूने रामायण रची, और ब्राह्मण जहां जहां था वहां कहीं मुसलमान है। लॉजिक इस्तेमाल किया पूरा अम्बेडकर का, और इन मुसलमानों ने तुमको आके गाय का चमड़ा छीनने के लिए यहाँ पर बात कर दिया। यही हाल पासवानों के बारे में कि तुमको जहां जहां मुसलमान है, अब इसको काउंटर कैसे किया जाए? उसका उपाय यह है, लेफ्ट पॉलिटिक्स का सबसे अच्छा कहता है कि दलितों के पूरे स्ट्रगल को रोमांटिसाइज नहीं करना चाहिए। दलितों पर उत्पीड़न हुआ है, लेकिन दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि जिस पर उत्पीड़न हुआ है वही उत्पीड़न के खिलाफ लड़ेगा। उसको लड़ना चाहिए, लेकिन उसको उत्पीड़न के खिलाफ खड़ा करना पड़ता है। ऑन व्हाट बेसिस यू विल उनको आप खड़ा करें? तो बेसिस होना चाहिए कैपिटलिज्म, और ये फासिज्म के खिलाफ लड़ाई में ये सबसे बड़ी कमजोरी अपने देश में हो रही है कि सांप्रदायिकता ठीक है, बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है, लेकिन कैपिटलिज्म पर जब तक उसका स्मैश नहीं करेंगे तब तक हम लोग ये चीज आती है। और इस चीज का एहसास अम्बेडकर को भी था। देखिए अम्बेडकर की जो अंतिम किताब है, कौन किताब है जो अधूरी है? नहीं, इंडिया एंड कम्युनिज्म, हाँ, भारत प्रशांत। उसको बाद में उन्होंने अंतिम जो उसकी इच्छा थी, जब उसके महाराष्ट्र के कुछ लोग अम्बेडकर से मिलने गए तो गांव के लोग बोले कि मेरी सबसे बड़ी असफलता ये है कि मैं गांव के गरीबों के लिए कुछ लिखा। और दादा साहब गायकवाड़ जो उनके हैं, उनको चिट्ठी लिखी कि लगता है मैं कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल। वो चिट्ठी गोविंद पानसारे जिनकी हत्या हुई, जो उन्होंने किताब में लिखी, उसमें दादा साहब गायकवाड़ की वो चिट्ठी उसमें डाल दी। तो ये उनको रियलाइजेशन था। बाद में आपको याद है 53 में जब स्टालिन की जब मृत्यु हुई रूस में, अब कहाँ स्टालिन और अम्बेडकर कोई मार्क्सिस्ट नहीं थे, लेकिन जब स्टालिन की मृत्यु हुई और स्टालिन के बारे में कोई चमार का बेटा, चमार मतलब कोबा, 3 दिन उसने उसके शोक में स्टालिन की चलते भोजन नहीं किया, खाना नहीं खाया। ये बात क्यों हम लोग नहीं ले जाते हैं दलितों के बीच में? ये बीच दलित और लेफ्ट के बीच जो हम लोग का एक बन जाता, वो आप फ्यूडलिज्म के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, कैपिटलिज्म के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। एक चंद्रभानु करते हैं, वो डिक्की चलाते हैं, दिल्ली चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो कैपिटलिज्म बुनियादी चीज है हमको लगता है फासिज्म से, और भारत जो इस रास्ते पर है उसमें। और ये भी देखिए ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज तो एक ऐसी जगह बन गई है, लगेगा कि आर्गुमेंट इनका है, तर्क इनका है, लेकिन सारा उसका खाका तैयार हो रहा है ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में। अभी जो जेम्स वेब टेलीस्कोप जो आया, जिसने पहली बार बिग बैंग थ्योरी को स्मैश कर दिया कि 13.8 बिलियन
बिलियन ईयर्स अगो बड़ा एक विस्फोट हुआ और पृथ्वी की रचना हुई। और ये बहुत ईसाई और भारत के इसमें मिलता जुलता था। लेकिन जेम्स वेब स्मिथ ने पूरी बिग बैंग थियरी को स्मैश कर दिया। क्या हो रहा है साइंस में? पूरा साइंस का फिलोसॉफिकल उसका जो फ्रेमवर्क है वो एक मिस्टिसिज्म उसमें घुसता जा रहा है, क्रिएशनिज्म बढ़ाया जा रहा है। तो ये एक बहुत कई आइडियोलॉजिकल बैटल है। और आइडियोलॉजिकल बैटल हम लोगों को छोड़ के युवा जो यूनिवर्सिटी के जो लड़के लड़कियां हैं, अगर ये उस चैलेंज को, क्यों जेएनयू को इसलिए तो और एचयू को तो फंड कट हो रहा है, मुश्किल हो रहा है कि गरीब घर के लड़के ना पढ़े। क्यों? प्राइमरी एजुकेशन पहले साल से 8वें साल तक आप पढ़िए, आपको फंडामेंटल राइट है। हायर एजुकेशन में क्यों? क्योंकि हायर एजुकेशन में दिक्कत है, जब पढ़ जाएंगे तो आप ऑक्सफोर्ड कैंपस का जो आइडियोलॉजिकल डिजाइन है वो आप समझ जाएंगे। इसलिए वो दिक्कत। देखिए भगवान रामायण में कथा है, शंभू की वध हुआ हम लोग नाटक में। शंभू को क्यों मारा गया? शंभू के आश्रम में स्किल की ट्रेनिंग दी जाती, कौशल दिया जाता। मारा तब गया उसको जब पता चला कि वेद की पढ़ाई कर। वारिस शर्मा की किताब है शुद्राज इन एंशिएंट इंडिया, बहुत अच्छी बात की कि अगर वेद पढ़ लेगा तो अपने शोषण के तरीकों को जान जाएगा, इसलिए वेद मत पढ़े। इसलिए कहा जाता है कि अगर वेद पढ़े तो उसको कान में पिघला शीशा डाल दो। हम लोग क्या कर रहे हैं? ह्यूमैनिटीज नहीं पढ़ना। आपको याद होगा दिलचस्प बात कि 1882 में औपनिवेशिक काल में पहला एजुकेशन कमीशन आया, हंटर कमीशन, उसका जो एक अंग्रेज अफसर था W.H. हॉल, बहुत दिलचस्प बात था। कहता था कि अगर आपको भारत में अपनी गुलामी को स्थायी रखना, if you want to continue the colonial rule in India forever, just do one thing. Don't teach them history, geography, social sciences. Give them impart technical education. उनको टेक्निकल एजुकेशन दो, हिस्ट्री ज्योग्राफी मत पढ़ना है। पढ़ेगा तो हिस्ट्री जानेगा। अभी क्या हो रहा है? यही तो स्किल इंडिया, कौशल इंडिया। यही बात शंभू को भी है, यही बात अम्बेडकर भी, अगर उनकी जो किताब है वो पढ़िएगा कि पहले यह जो रहता था कि शिक्षा और संपत्ति से उनको मरहूम करने के लिए ये सारी रवायत की सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो नया नया धुंध जो वैचारिक फैलाया जा रहा है खासकर युवाओं के बीच में, उसको इस चीज़ों से, इस रवायत से हम लोग को घूमते हुए लगातार काउंटर करना पड़ेगा। और बुनियादी चीज़ है कि इसको हम लोग काउंटर करें, नहीं तो देखिए, और यही करके मैं फिर अपनी बात भी समाप्त करूँगा कि अभी हम लोग पूरी दुनिया भर में कहा जाता है कि राइट विंग का उभार है, राइट विंग का उभार है, लेकिन लेफ्ट देखिए कैसा सोसाइटी, जैसे केरल चले जाइए, केरल में जितना बड़ा विराट काम हुआ, ठीक से बताई जाती है बात, वो जो हेल्थ मिनिस्टर थी शैलजा, और किस तरह से कोरोना पर जो केरल की सरकार ने काम किया। केरल की सोसाइटी में केरला शास्त्र साहित्य परिषद का काम है, बड़ा काम है। तो कोई बच्चा जिसको आडवाणी जो थे तो कहा करते थे, अरे वहाँ पर तो 3 ही जगह दुनिया में बचा है, कोलकाता, केरल और क्यूबा। क्यूबा में अब सोचिए कितना देश है, 1.25 करोड़ का देश। तुम्हारे बड़े हिस्टोरियन हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, सच्चिदानंद सिन्हा, कम्युनिस्ट नहीं है, सोशलिस्ट। उन्होंने मैंने एक बार ऐसे ही पूछा कि सर दुनिया में कोई ऐसा देश है, भारत तो गांधी के सिद्धांतों को छोड़ चुका है, कोई देश है जो गांधी के सिद्धांतों का कहीं प्रयोग करता है? तो छुट्टी कहाँ एक देश है, क्यूबा। क्यूबा तो कम्युनिस्ट देश है, वो गांधी के सिद्धांत दिलचस्प बात बोले कि जब अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगाया क्यूबा को, तेल देना बंद कर दिया, तो पूरा देश फिदेल कास्ट्रो उसको साइकिल पे लेके चला। पूरा कंट्री ट्रैक्टर के लिए तेल नहीं था तो हल बैल से, लेकिन उसके सामने, अमेरिका के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। झुक जाता तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद
आपको याद होगा अर्नेस्टो चेगवेरा को जिसने गोली मारी, माइकल तेरान। आपको ये भी गांधी का सिद्धांत कम्युनिस्ट मुल्क क्यूबा में जिस माइकल तेरान ने गोली मारी उसको, उसकी आंख का ऑपरेशन 50 साल के बाद उसी की हुआ। इससे बड़ा गांधी की बात क्या हो सकती। और आप लोगों ने कैसा नया समाज बना अभी इस वक्त, ये बात हम लोग को बताई नहीं जाती। अभी 2 साल पहले उसकी मृत्यु हुई जो बॉक्सर था मोहम्मद अली को कितना गोल्ड मिला ये। लेकिन क्यूबा का एक बॉक्सर थियोफिलो स्टीवेंसन, पता नहीं आप लोगों ने नाम सुना थियोफिलो, उसको 3 ओलंपिक में गोल्ड और 5 मिनट किसी बॉक्सर को टिकना उसके सामने मुश्किल होता है थियोफिलो स्टीवेंसन के साथ। तो आप जानते हैं कि कॉमर्शियल बॉक्सिंग में पैसा बहुत है। पूरी दुनिया का जो बड़ा ऑपरेटर्स जितने कॉमर्शियल लोगों ने कहा कि मोहम्मद अली को लड़ाया जाए, अनबीटन है, कोई इसको आज तक मतलब। तो थियोफिलो स्टीवेंसन 1976 में $5 मिलियन उसको बड़ी रकम मानी जाती है, वो अपने दोनों को लड़ाया। पूरी दुनिया दम साथ के देख रही है कौन इस लड़ाई में जीता है, कैपिटलिस्ट अमेरिका का मोहम्मद अली, कम्युनिस्ट क्यूबा का थियोफिलो स्टीवेंसन। लेकिन वो लड़ाई नहीं हो सकती और उसकी वजह थे फिडेल कास्ट्रो। बोला पैसा के लिए लड़ने जाएगा उससे तो तुमको क्यूबा छोड़ना पड़ेगा। थियोफिलो स्टीवेंसन बोलता है कि क्यूबा में खेल को व्यवसाय से नहीं जोड़ा, पैसा के लिए आपको खेलना नहीं। तो उसने कहा कि अगर हम उससे लड़ेंगे पैसा तो हमको बहुत होगा, लेकिन हमको अपना कंट्री क्यूबा छोड़ना पड़ेगा। क्यूबा एक ड्रीम, चेगवेरा का ड्रीम, फिडेल का ड्रीम, हम उसको देखा। तो ये कितना बड़ा मूल्य, इतना बड़ा वैल्यू उसने इसी हम लोग के टाइम में था। और ये तमाम चीजें कम्युनिस्ट कंट्री की, सोशलिस्ट कंट्री की सब बात छिपाई जाए। अभी हमको एक्सो की बात लाओस और वियतनाम की, छोटा सा देश जिसको 70s में नाम रखता था हमार नाम तुम्हार नाम, जिसके एक चप्पे को जिसने बम से जितना सेकंड वर्ल्ड वॉर में जितना बम गिरा है उससे ज्यादा, और वो एक कंट्री खड़ा हो, वो हमारा इंस्पिरेशन नहीं है। तो कहीं है नहीं। ये चाइना 90% लोगों को जिसने अपना घर दे दिया। आप जितनी हम लोग उस पर बहस करते हैं, 90% लोगों का एब्सोल्यूट पॉवर्टी एलिमिनेट कर चुका पूरा कंट्री। और आज नैनो टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, ग्रीन में, क्वांटम कंप्यूटिंग में, वो सब में अमेरिका से भाग रहे। और इसी ने पूरी घेराबंदी पूरे देश की चल रही है। तो ये बहुत जरूरी है कि वर्ल्ड सिनारियो को अपने को लेकर, और लेफ्ट की बुनियादी चीज है वो इंटरनेशनलिस्ट होना, वो सबसे जरूरी है। और इस चीज को भारत में जो सबसे बेहतरीन परंपरा है हमारे आज़ादी के आंदोलन, आज़ादी के बाद के आंदोलन, और दुनिया भर में चीन हो, क्यूबा है, सोवियत संघ सोचिए 1939 में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को बंद कर दिया था, मतलब बेरोजगारी खत्म कर दिया था, समान। ये इतना बड़ा इतना बड़ा प्रयोग हुआ, वो बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। और वो है कि दुनिया को चेंज किया जा सकता है, दुनिया को बदला जा सकता है, भले अभी धक्का लगाओ। दोस्तों, मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। और जैक लंडन का एक उपन्यास आयरन हील, पता नहीं आप लोगों ने उसको देखा। जैक लंडन लेनिन के अंतिम दिनों में बहुत ही उनका प्रिय लेखक था। उसने बहुत अच्छी बात अंत में कहता है, जब वो लड़ाई हार जाता है, वी आर vanquished today but not forever, we will rise again with a greater wisdom and greater faith। ये एक स्पिरिट है। उसी तरह हम लोग कंट्री को लेकर के लेफ्ट पॉलिटिक्स को भी, उसको कैसे आगे बढ़ाना, और यही चीज आगे भविष्य का भी, भारत का भी सपना देगी। आज़ादी के लिए जो लोगों ने शहादत दी उनके सपनों को भी पूरा करेगा। और हम लोग जो भारत को भी एक इतना बड़ा जो निजाम है उससे बहुत बहुत शुक्रिया था।